Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 2025 रिलीज्ड मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है ब्लाइंड रिवर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ब्लाइंड लड़की क्लेयर को दिखाते हुए जो एक सिंगल मदर है। अपने 6 साल की बेटी ब्रायर को लेकर अकेले ही रहती है। वो वैसे तो सेल्फ सफिशिएंट है, घर के 4 दीवारों के अंदर डेली लाइफ में उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब उसे घर से बाहर जाना पड़ता है। उसमें भी उसका सर्विस डॉग स्टीवी है उसकी मदद करने, और इतने सालों के प्रैक्टिस से वो भी कुछ कुछ रास्ते याद कर चुकी थी। मगर हर काम तो ऐसे नहीं हो सकता ना। ब्रायर जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी उसके डिमांड्स भी बढ़ते जा रहे थे। वो और घर में कैद रहना नहीं चाहती थी, उसे बाहर घूमने जाना था, स्विमिंग सीखना था। लेकिन क्लेयर इस सब में उसकी कोई मदद नहीं कर पाती, इसीलिए उसे अलाउ भी नहीं करती थी। ऐसे में उसे ज़रूरत थी तो एक ऐसे इंसान की जो उसकी इन खामियों को पूरा कर सके। एंड बाय गॉड्स ग्रेस क्लेयर के पास वो था भी, बेक, उसका बॉयफ्रेंड, जो उसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसके साथ घर बसाना चाहता था। इवन ये बात तो क्लेयर खुद भी जानती थी कि बेक उसकी बेटी से अपने बच्चे की तरह प्यार करता है। लेकिन फिर भी न जाने कि उस शादी के लिए वो राजी नहीं हो पा रही थी, उसका दिल नहीं मान रहा था। एक्चुअली खुद से ज्यादा और किसी पर भरोसा नहीं कर पाती थी क्लेयर। मगर इसके अलावा भी उसके पास एक वैलिड वजह थी शादी ना करने की। उसके पास्ट का एक हादसा, एक ट्रॉमा जो उसे अभी तक हॉन्ट करता रहता है। लेकिन वो इतना दर्दनाक है, इतना शर्मनाक है कि किसी से कभी शेयर नहीं कर पाई क्लेयर, ना किसी को अलाउ कर पाई अपना गम बांटने के लिए। अपने चारों तरफ उसने जैसे एक इनविजिबल वॉल बना रखा है जिसके अंदर वो किसी को भी आने देना नहीं चाहती। ऐसे में क्रिसमस की सुबह जब बेक उसे एक रिंग पहनाकर शादी के लिए प्रपोज करता है तो दोनों में इसी बात को लेकर थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। क्लियर बार बार यही एक्सक्यूज दे रही थी कि उसे अपने लाइफ में कोई बदलाव नहीं करना, वो इसी घर में कंफर्टेबल है, इन 4 दीवारों के बीच सेफ फील करती है। जवाब में बेक ने भी कहा था कि ठीक है, शादी के बाद मैं इस घर में शिफ्ट कर जाऊंगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मगर फिर भी न जाने क्यों क्लियर राजी नहीं होती, उल्टा अचानक ही बहुत ही नाराज हो जाती है। बेक को क्लियरली समझ आ रहा था बात कुछ और है, उसके अंदर किसी और बात को लेकर लड़ाई चल रही है, मगर क्लियर कभी कुछ बताती ही नहीं थी। इसीलिए बेक भी उसे और फोर्स नहीं करता। डिनर से पहले ही घर चला जाता है वो। इधर क्लियर का मूड भी ऑफ हो चुका था। मन ही मन वो भी जानती थी कि उसे कभी ना कभी अपने गर्ड्स डाउन करने ही होंगे। वो पूरी लाइफ ऐसे घुट घुट कर जी नहीं पाएगी। तो उसी शाम जब उसके नेबर की बेटी जॉयसी ब्रायर के साथ खेलने आती है और क्लेयर से रिक्वेस्ट करती है ब्रायर को अपने घर ले जाने के लिए, क्लेयर और मना नहीं करती, बस उसे डिनर से पहले घर वापस भेज देने के लिए कहती है। उसी हिसाब से डिनर भी रेडी करती है क्लेयर, और किचन साफ करके वो जब नहाने जाती है ठीक तभी हम ब्रायर को देखते हैं घर लौटते हुए। वो कोई आवाज नहीं करती, चुपचाप खेलने बैठ जाती है, जिससे क्लेयर को भी पता नहीं चलता कि वो वापस आ चुकी है। मगर बीच में एक बार उसे एक आवाज जरूर आती है, एक अजीब सी विस्लिंग की आवाज जिसे वो पहचान तो नहीं पाती, लेकिन एक नए आवाज के तौर पर वो उसके जहन में जरूर बस जाती है। इधर जब तक वो बाथरूम से निकलती है तब तक ब्रायर कहीं गायब हो चुकी थी। अपने कमरे में नहीं थी वो, ना ही घर में कहीं और थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी वो। इधर बेचारे क्लियर को तो इस सब की कोई खबर ही नहीं थी। इनफैक्ट अगले 1 घंटे तक उसे कुछ पता नहीं चलता। झटका तो उससे तब लगता है जब डिनर के वक्त अपने नेबर को कॉल करके उसे पता चलता है कि ब्रायर को तो उसने 1 घंटे पहले ही भेज दिया है। उनकी बेटी जॉयसी खुद उसे देने गई थी। अब इस पॉइंट पे क्लियर का असली टेंशन शुरू होता है। सबसे पहले तो वो पागलों की तरह पूरे घर में ढूंढती है, घर से बाहर निकल के जोर जोर से आवाज लगाती है, मगर जब तब भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता वो समझ जाती है उसका सबसे बड़ा डर सच साबित हो चुका है। किसी ने छीन लिया है उससे उसकी बेटी को। उसके नेबर उसी समय पुलिस को खबर करती है और क्लियर बेक को इन्फॉर्म करती है। सभी मिलकर उसी वक्त पास वाले जंगल में ढूंढने निकल पड़ते हैं। स्टीफी एक ट्रेन डॉग था तो क्लेयर उसकी मदद लेती है ब्रायर को लोकेट करने में। कुछ दूर तक स्टीफी ब्रायर को स्मेल भी कर पाता है, खींच कर आगे ले जाने लगता है क्लेयर को। लेकिन फाइनली एक नदी के पास जाकर रुक जाता है वो, पास खड़े ही चिल्लाने लगता है,
उधर पुलिस को खबर मिलती है जॉयसी ने ब्रायर को घर से निकलते वक्त देखा था, किसी ओल्ड आदमी के साथ। लंबी दाढ़ी थी उसकी, जिसे देखकर जॉयसी को लगा कि वो जरूर ब्रायर के ग्रैंडपा होंगे। लेकिन क्लेयर के पेरेंट्स तो कुछ साल पहले गुजर चुके हैं, तो किसी को समझ नहीं आता वो ओल्ड मैन कौन हो सकता है। ऐसे में डिस्क्रिप्शन सुन के अचानक ही क्लेयर को याद आता है एक आदमी है जिसका चेहरा शायद इसी तरह है, बिल्कुल इसी इमेज की तरह, ऊड़ा नाम से, उनका दूसरा नेबर। ब्रायन ने कई बार उसे उनके घर के आसपास भटकते हुए देखा था, बताई थी अपने माँ को, तो कहीं वही तो नहीं। क्लेयर उसी वक्त ऑफिसर वॉकर को इन्फॉर्म करती है, लेकिन वो कहते हैं शहर में इस डिस्क्रिप्शन से मैच करता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो लोग चेक कर रहे हैं। ऐसे ही किसी को पिन पॉइंट करना ठीक नहीं है, स्पेशली एक बच्चे के कहने पर। मगर क्लेयर और खुद को रोक नहीं पाती, वो खुद ही चली जाती है ओड़ा के घर में सर्च करने के लिए, उसके बेसमेंट में चेक करने के लिए। लेकिन ओड़ा उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। पुलिस भी कोई मदद नहीं कर पाती। सभी उससे कहते हैं शांत रहने के लिए, पेशेंस रखने के लिए, लेकिन क्लेयर के अंदर क्या चल रहा था वो तो सिर्फ उसे ही पता था। वैसे भी पुलिस पर उसे ज्यादा भरोसा नहीं था, पिछली बार भी तो वो कुछ कर नहीं पाए थे, इसलिए फिर से उन्हीं लोगों पर भरोसा करके वो शांत कैसे बैठ सकती थी। सिर्फ एक ऑफिसर थी जो उसे सच में सिंपैथाइज कर पा रही थी, ऑफिसर रीज। मे बी वो खुद एक माँ है, इसलिए वो क्लियर से बहुत ही डिटेल्स में पूछताछ करती है, साथ में ये भी पूछती है कि उन्हें ब्रायर के डैड को खबर देनी चाहिए या नहीं। अब इसका एक काफी अलग जवाब देती है क्लियर, कहती है ब्रायर का कोई डैड नहीं है, सिर्फ माँ है। इन बातों को वो इतना गुस्सा और इतना फोर्सफुली कह रहे थे जिससे रीस को भी दूसरा सवाल करने की हिम्मत नहीं होती। साथ में हम एज ऑडियंस ये भी समझ जाते हैं कि क्लियर अपने बच्चे के पिता से नफरत करती है, इतनी नफरत कि वो उसके एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर रही है। पर क्यों? क्या इसका कारण उसके अतीत के किसी किस्से में छुपा है? गॉड नोस। फिलहाल हम इस इन्वेस्टिगेशन में फोकस करते हैं और एक चीज नोटिस करते हैं कि पुलिस का शक बार बार बेक की तरफ ही जा रहा था, स्पेशली ऑफिसर रीस और ऑफिसर हुपर। दोनों ही बार बार उसके आने जाने के टाइम के बारे में इंटेरोगेट कर रहे थे, वो कब आया था, लौटकर कब गया था। इनफैक्ट उसके एलिबाई क्रॉस चेक करने के लिए ऑफिसर वॉकर तो उसके अंकल से भी मिलने जाते हैं। पता चलता है बेक 6 बजे के आसपास उनके अंकल के घर तो पहुंच चुका था, लेकिन वहां डिनर करके वो 8 बजे के करीब निकल भी गया था। अगले 1.5 घंटे तक वो कहाँ था किसी को नहीं पता। बिग को पूछने पर वो बताता है कि वो बस वॉक पर चला गया था, क्लियर से झगड़ने के बाद माइंड फ्रेश करने। लेकिन क्या ये सच था? बहुत लोगों के मन में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत सारे सवाल पैदा होने लगे थे। लेकिन इन द मीन टाइम एक और हादसा हो जाता है। उसी रात जब क्लेयर और बेक सो रहे थे तो स्टीवी के चीखों से उनकी नींद टूट जाती है। वो किसी को देखकर ग्राउल कर रहा था। साथ में जागने पर क्लेयर को किसी के फुटस्टेप्स भी सुनाई देती है। लेकिन जब बेक बाहर जाकर चेक करता है तो उसे कोई नहीं दिखता, न स्टीवी की आवाज सुनाई देती है। उसी वक्त पुलिस को तो खबर की जाती है, जिससे ऑफिसर वॉकर और हुपर उसके घर आते हैं और अच्छे से चारों तरफ चेक करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। फोर्स्ड एंट्री के कोई साइन नहीं था। क्लियरली कोई चाबी से घर का लॉक खोलकर घर में एंट्री किया था, मगर क्लियर के अलावा एक और ही इंसान के पास इस घर की चाबी थी, ब्रायर। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? क्लियर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से कल रात से स्टीवी भी कहीं गायब हो चुका था, तो ऐसे में बहुत ही हेल्पलेस फील कर रही थी क्लियर। लेकिन इसी बीच घर के अंदर चेक करने पर बेक को जमीन पर एक नेम टैग मिलता है, पास वाले एक हार्डवेयर स्टोर की। लेकिन क्लियर उसे इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करने से मना करती है, क्योंकि वो उन पर ट्रस्ट नहीं करती थी और खुद ही बेक के साथ वहां जा पहुंचती है। ऊपर से जब बेक उसे बताता है कि यहाँ एबल नाम का एक बंदा काम करता है, तब तो उसका शक दुगना हो जाता है, क्योंकि ये एबल कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, एक सेक्स ऑफेंडर था। सभी जानते थे उसके बारे में। वैसे तो ऑफिसर वॉकर और हुपर दोनों ही एबल और उसके साथ ही साथ इस इलाके में मौजूद सारे सेक्स ऑफेंडर से ऑलरेडी बात कर चुके थे और एबल उन्हें अपने एलिबाइस एक्सप्लेन भी कर चुका था। लेकिन उस नेम टैग के मिलने से सिचुएशन थोड़ा चेंज हो चुका था। क्लेयर का दिल कह रहा था ये आदमी कुछ ना कुछ तो जरूर जानता है और उसके कल रात के वेयरअबाउट्स के बारे में भी तो पता करना है। तो वो डायरेक्टली जाकर एबल से ही बात करती है, अग्रेसिवली उसे इंटेरोगेट करती है। लेकिन एबल के पास हर सवाल का जवाब मौजूद था, जिससे क्लियर भी और उस पर प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाती। मगर हाँ, एबल के कही गए लास्ट लाइन उसे जरूर खटकती है। जब बेक स्टोर के मालिक से पूछताछ करने गया था, तब अचानक ही
एबल कहता है कि उसे क्लेयर के बच्चे या उसके डॉग के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन स्टीवी के मिसिंग होने के बारे में तो खुद क्लेयर को ही कुछ देर पहले पता चला है, पुलिस के अलावा और किसी को नहीं पता। तो एबल को कैसे पता चल सकता है? क्लेयर ऑलमोस्ट श्योर हो चुकी थी कि एबल कुछ ना कुछ जरूर जानता है, लेकिन सिर्फ उसके इंट्यूशंस के दम पे पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती थी, स्पेशली जब उसके पास सॉलिड एलिबाइज थे। और वो बात भी उसने सिर्फ क्लेयर के सामने ही कहा था। इनफैक्ट बेक खुद भी इनिशियली क्लेयर पर यकीन नहीं कर रहा था, मतलब उसे लग रहा था कि कहीं क्लेयर ने कुछ गलत तो नहीं सुना, जिस पर क्लेयर को उस पर भी शक होने लगता है। ऑफिसर रीज और हुपर सच ही तो कह रहे थे। बेक पर्टिकुलरली उसी समय वॉक पे चला गया था, अगले 3 घंटे तक वो वॉक करता रहा। इज दैट इवन नॉर्मल? उसके पास तो कोई विटनेस भी नहीं है, तो क्लेयर कैसे मान ले वो सच कह रहा है? इस पॉइंट पे बहुत ही हेल्पलेस और लोनली फील कर रही थी क्लेयर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। बेक के जेन्युइननेस को लेकर भी श्योर नहीं हो पा रही थी वो। तो वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बेक को घर चले जाने के लिए कह देती है, जिस पर बेक भी उसे और फोर्स नहीं करता, क्योंकि उसे दिख चुका था ऑफिसर रीज उन पर नजर रख रही है। ऑलरेडी उसके शक के दायरे में है बेक, तो उनके सामने और कोई सीन क्रिएट करना नहीं चाहता था वो। तो क्लियर अपने रास्ते निकल पड़ती है और बेक चुपचाप उसके घर तक उसका पीछा करता रहता है, ये कंफर्म करने के लिए कि वह सेफली पहुंच तो गई ना। उसके बाद बेक निकल पड़ता है रोज की तरह ब्रायर के पोस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट करने। पुलिस अपना काम कर ही रही थी, लेकिन वो भी चुप नहीं बैठा था। लास्ट 2 दिनों में उसने आसपास के वेरियस जगहों पर जाकर हर एक शॉप और आउटलेट में पूछताछ किया था, ब्रायर के मिसिंग पोस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट किया था, इस उम्मीद में कि कहीं किसी न किसी को तो कुछ पता होगा, किसी न किसी ने तो कुछ देखा होगा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसे कोई खबर नहीं मिली थी, लेकिन वो कोशिश करना बंद नहीं करता। और उसी प्रोसेस में एक दिन उसे अचानक ही एबल दिख जाता है अपने घर के दूसरी तरफ जाते हुए। तो बेक उसका पीछा करता है इस उम्मीद में कि अगर क्लेयर की बात सही हो तो उसे कुछ पता जरूर चलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता। एबल तो अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा था, तो बेक भी वापस जाने लगता है, लेकिन तभी कुछ देखकर बहुत घबरा जाता है। वो बार बार पीछे देखने लगता है और हमें पता चलता है एक गाड़ी तेजी से उसका पीछा कर रही है, जो असल में एक पुलिस कार है। लेकिन भला पुलिस को ऐसे उसके पीछा करने की क्या जरूरत पड़ी? एट द सेम टाइम हम उधर क्लेयर को देखते हैं घर में बैठे बैठे छटपटाते हुए। एक पल के लिए भी चैन से बैठ नहीं पा रही थी वो। ब्रायर नहीं थी, स्टीवी नहीं था, खाली घर उसे जैसे काटने को दौड़ रहा था। ऐसे में वो एबल के घर जाने का डिसीजन लेती है। स्टोर में उसने खुद ही एड्रेस बताया था, तो क्लेयर अपने फोन की मदद से मैप फॉलो करके वहां जा पहुंचती है। और पहुंचते ही उसे एहसास होता है इस घर के बिल्कुल सामने ही एक स्कूल है, बच्चों का स्कूल। और थोड़ा सा सर्च करने पर उसे ये भी समझ आ जाता है कि ये तो वही स्कूल है जहां ब्रायर पढ़ती है। मतलब एबल उसके स्कूल के बिल्कुल सामने ही रहता है, हर दिन उसी के घर के सामने से काम पे जाता है, फिर भी कहता है कि उसने कभी ब्रायर को देखा ही नहीं। क्या ये पॉसिबल भी है? क्लेयर उसी वक्त पुलिस से सब कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके लिए उसे पहले घर लौटना था। मगर अचानक ही उसे कहीं से पानी की आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे उसे कुछ फ्लैशबैक्स आ जाते हैं, धुंधले से कुछ पल जिसमें हमें क्लेयर किसी से भागते हुए दिखती है, पागलों की तरह दौड़ती हुई दिखती है। अब वो किससे भाग रही थी और क्यों, वो तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन इन पलों को याद करते ही क्लेयर जैसे एक ट्रांस में चली जाती है और उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन मेस्ड अप हो जाता है। वो इतना घबरा जाती है कि उसके हाथ से उसका फोन भी पानी में गिर जाता है, जिसे वो उठाने की कोशिश तो करती है, लेकिन पानी के पास जाते ही उसका ट्रॉमा फिर से ट्रिगर करता है और वो पागलों की तरह भागने लग जाती है। कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है, उसे कोई आइडिया नहीं था, वो तो बस भाग रही थी एग्जैक्टली जैसे 7 साल पहले उस दिन भागी थी। बट फॉर्चुनेटली इस दिन जब वो भागते हुए गिर जाती है तो एक भला आदमी उसे रेस्क्यू करते हैं और पुलिस को खबर की जाती है। अफसर वॉकर और हुपर आते हैं उसे घर ले जाने। क्लेयर उन्हें एबल के बारे में बताती है, साथ में ये भी कि उसे स्टीफी के लापता होने के बारे में कैसे पता है। ऑफिसर वॉकर उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो पिछली बार की तरह नाकाम नहीं होंगे, कुछ भी करके ब्रायर को तो वो ढूंढ निकालेंगे ही। उसी मुताबिक वो वहीं से डायरेक्टली एबल से मिलने चले जाता है और हुपर को भेजते हैं क्लेयर को घर पहुंचाने। गाड़ी में इनिशियली तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन हुपर न जाने क्यों बैग को लेकर कुछ ज्यादा ही क्यूरियस था। बार बार क्लेयर से पूछ रहा था, तुम्हारा वो ब्लैक बॉयफ्रेंड कहाँ है? जब क्लेयर बताती है कि उसे नहीं पता, तो एक अजीब ही स्माइल करता है हुपर, ऐसे उसे बहुत खुशी हुई।
क्लियर ये सब नोटिस नहीं करती, उसका ध्यान तो किसी और तरफ था। कुछ सुन रही थी वो बहुत ही ध्यान से, किसी की सांसों की आहट, ऊपर की। ये आवाज उसने पहले भी कभी सुनी है? कहाँ? क्लियर को जैसे ही ये याद आ जाता है उससे तो लिटरली झटका लगता है। वो एक और पल भी गाड़ी में बैठ नहीं पाती, चलती गाड़ी से लिटरली कूद कर उतर जाती है वो। ऊपर को तो समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वो उसे फोर्स भी नहीं करता। बाकी का रास्ता क्लियर अकेले ही कवर करती है। उसका फोन मिल चुका था तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन किसी बात को लेकर अचानक ही बहुत ही एक्साइटेड हो पड़ी थी वो। टेंशन में पसीना आने लगा था उसका। वो बेक को भी कॉल करती है, लेकिन बेक का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे में एक बहुत ही अजीब काम करती है वो। ब्रायर का हेयर ब्रश उठाती है, उसे पैक करती है और उसे लेकर डायरेक्टली जाकर हाजिर हो जाती है ऑफिसर वॉकर के घर। उसे उतना पैनिक करते देख वॉकर खुद भी काफी घबरा चुका था। उसे लग रहा था क्लियर फिर से उसे अक्यूज करने आई है कि वो ब्रायर को ढूंढ नहीं पा रहा, इसीलिए वो पहले ही कह देता है कि उसने एबल से बात किया है, उसे उस घर में जाने से मना किया है और फिर से एक बार उसका एलिबाइज भी चेक किया है। लेकिन एबल ने जो कहा है वो वॉकर क्लियर से नहीं कहता। वो नहीं कहता एबल ने उस रात बेक को देखा था क्लियर के घर का चक्कर काटते हुए। उधर इस सब से अनजान क्लियर तो एक कम्प्लीटली अलग ही पर्पस से आई थी, और इसके बाद वो जो कहती है उससे ऑफिसर वॉकर की बोलती ही बंद हो जाती है। साथ में हमें भी मौका मिलता है क्लियर के अतीत के उस काले रात से रूबरू होने का। पता चलता है 7 साल पहले क्लियर का रेप हुआ था। उस दिन वो अकेले ही नदी के पास वॉक पे चली गई थी, तभी उसके ब्लाइंडनेस का फायदा उठाकर किसी ने उसे फिजिकली वायलेट किया, जिससे क्लियर प्रेग्नेंट हो पड़ी और ब्रायर का जन्म हुआ। ऑफिसर वॉकर को ये सब कुछ पता है, वही तो उसके केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, लेकिन लैक ऑफ एविडेंस के कारण वो कल्प्रिट को कभी पकड़ नहीं पाए। किसी ने ना कुछ देखा था, ना क्लियर ने उन्हें कोई डिस्क्रिप्शन दे पाई थी, तो पुलिस भी और कब तक अंधेरे में भटकते रहती। तो धीरे धीरे ये केस भी क्लोज पर गया, लेकिन क्लियर को कभी शांति नहीं मिली। उसके पास अपने रेपिस्ट का कोई इमेज तो नहीं था, लेकिन उस दिन के कुछ फैक्ट्स उसके जहन में जरूर बस चुके थे, कुछ पैटर्न्स, जैसे उस आदमी की सांसों की आहट जो एक्जैक्टली हुपर्स की आवाज की तरह थी। क्लियर ने इसे लाइफ में बस 2 बार ही सुनी थी, एक बार उस दिन, फिर आज। ये पैटर्न वो कभी भूल ही नहीं सकती। वो 100% श्योर थे कि हुपर ही कल्प्रिट है, इसीलिए वो वॉकर को ब्रायर का हेयर स्ट्रैंड्स देती है, जिससे डीएनए निकाल के वो हुपर्स के डीएनए से मैच कर सके। उसी से सब कुछ साबित हो जाएगा। फाइनली क्लियर को अपने लाइफ के उस ब्लैक होल से निकलने का एक रास्ता दिखाई देने लगा था, लेकिन उसकी बच्ची अभी भी लापता थी और स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्लियर से। तो वो घर जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। अगले दोपहर तक उसे होश ही नहीं आता। मेनवाइल उधर बहुत कुछ हो चुका था। लोकल वॉलंटियर्स की एक पूरी टीम निकल पड़ी थी ब्रायर को ढूंढने, जिसमें ऑफिसर वॉकर और हुपर भी शामिल थे। वहां वॉकर को मौका मिलते ही वो हुपर का पानी का ग्लास उठा लेता है और भेज देता है डीएनए टेस्टिंग के लिए। दूसरी तरफ वो ऑफिसर रीस से भी मिलने जाता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रीस तो असल में हुपर की माँ है और अपने बेटे के बारे में काफी प्रोटेक्टिव भी है वो। जब बातों बातों में वॉकर उससे हुपर के लव लाइफ के बारे में पूछता है, तो जवाब में रीस बहुत ही प्राउडली कहती है कि उसकी लास्ट गर्लफ्रेंड उसके लायक नहीं थी, वो बेटर डिजर्व करता है। रीस इन बातों को कुछ ऐसे अंदाज से कह रही थी जो बड़ा ही अजीब था। मतलब हुपर एक 40 साल का आदमी है, उसे लेकर इतना कंसर्न थोड़ा अजीब नहीं है। न जाने जब उसे हुपर के करतूतों के बारे में पता चलेगा तब क्या करेगी वो। वॉकर के पास हुपर के अगेंस्ट अभी तक कोई सबूत नहीं थे, इसलिए वो फिलहाल तो रीस से कुछ नहीं कहता। बट इन द मीन टाइम उधर पुलिस की दूसरी टीम को शहर से दूर एक ब्रिज के ऊपर बैग की कार मिलती है, जिसके अंदर वो तो नहीं था, लेकिन ट्रंक में बहुत सारे सामान भरे पड़े थे। ब्रायर के सामान, उसका बैग, उसके कपड़े, टॉयज, सभी चीजें गीली थी। तो हो ना हो पानी से कोई कांटेक्ट तो जरूर था इस केस का, जिसलिए वॉकर पूरे पुलिस टीम को ही नदी के रास्ते सर्च करने का ऑर्डर दे देता है। पहले स्ट्रीम, फिर नदी और फिर लेक। धीरे धीरे हर जगह लोग फैल जाते हैं, लेकिन ये काम आसान नहीं था। ये नदी उनके पूरे शहर को सर्कल कर रहा था। बीच बीच में मल्टीपल स्ट्रीम्स भी थे। तो वॉकर जानता था ये एक बहुत ही टाइम टेकिंग ऑपरेशन होने जा रहा है, जिसके अंत में शायद उन्हें कुछ भी ना मिले, मगर फिर भी वो ये चांस लेते हैं और जितने जल्दी हो सके इसके अंजाम तक पहुंचने की कोशिश भी करते हैं। दूसरी तरफ क्लेयर की नींद टूटते ही उसे घर में बेक के अंकल मिलते हैं। वो क्लेयर के लिए खाना लेकर आए थे, जानते थे उसकी हालत कैसी होगी, मगर उन्हीं के साथ बातचीत के दौरान क्लेयर को रियलाइज होता है बेक मिसिंग है।
कल सुबह से किसी को भी नहीं दिखा वो। क्या इसका मतलब वो ही गुनहगार है? ब्रायर को गायब करके अभी खुद भी छुप गया है, या फिर किसी साजिश का हिस्सा हुआ है वो? दोनों को ही सेकेंड ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही थी। और उसी सिलसिले में अंकल भी एक अजीब बात मेंशन करते हैं कि जिस दिन ब्रायर गायब हुई क्रिसमस, उस दिन की सुबह जब वो बेक को ड्रॉप करने यहाँ आए थे तो उन्हें क्लेयर के घर के बाहर एक पुलिस कार नजर आई थी। बहुत देर तक खड़ी थी वो वहां, ऐसे उसे पहले से ही पता था कि कुछ होने वाला है। अब ये बात सुनकर तो क्लेयर और कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है उसे किस पर भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं। कौन था वो पुलिस कार में? क्या उसका ब्रायर के गायब हो जाने से कोई कनेक्शन है? इस समय उसे बेक की सख्त जरूरत थी, लेकिन मन ही मन उसके अंदर एक बेचैनी काम करने लगी थी, जिसके कारण वो और इंतजार नहीं कर पाती। उसी वक्त निकल पड़ती है एबल से बात करने, क्योंकि उसके पास बस वही एक सुराग था और वो श्योर थी कि वो कुछ ना कुछ तो जरूर जानता है। इसीलिए इस बार अपना तरीका थोड़ा चेंज करती है क्लेयर। उसे धमकाती है कि अगर आज उसने उसे कुछ नहीं कहा तो वो उस पर चार्जेस लगाएगी, जिससे उसे उसका प्रोबेशन एक्सटेंड हो जाएगा और उसका घर भी उससे छीन लिया जाएगा। अब इससे काम होता है। एबल सच में ही डर जाता है और कहता है कि उसे किसी ने हायर किया था स्टीवी को चुराने के लिए। उसे क्लेयर के घर की चाबी दी गई थी और इसीलिए उस रात वो उसके घर भी गया था, लेकिन वो कुछ कर पाए इससे पहले स्टीवी खुद ही घर से निकल के सीधे नदी की तरफ भागना शुरू कर दिया था, जिससे पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। एबल को इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता, मगर इतने में ही क्लेयर को जो समझना था वो समझ चुकी थी। उसे याद आता है उस रात जंगल में सर्च करते वक्त भी स्टीवी बार बार नदी के पास जाकर ही चिल्ला रहा था। मतलब साफ है वो वहीं पर ब्रायर को स्मेल कर पा रहा था। ब्रायर उसी रास्ते कहीं गई थी। लेकिन ये बस क्लेयर की एक थ्योरी थी, कोई सबूत नहीं था उसके पास जिसे वो पुलिस को दे सके। लेकिन उसका गट फीलिंग्स उसे चुप भी बैठने नहीं दे रहा था, इसलिए वो अकेली ही सिर्फ अपने मदरली इंस्टिंक्ट के दम पर काम पे लग जाती है। पानी में उतर के नदी के रास्ते आगे चलने लगती है क्लेयर, लेकिन उसे पता नहीं चलता कोई और भी है जो उसके साथ साथ चल रहा है। उड़ा, पता नहीं उसकी इंटेंशन क्या था। इधर पानी के पास जाते ही क्लेयर को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, फिसल जैसी। ये एग्जैक्टली उसी आवाज की तरह थी जो उसे उस रात सुनाई दी थी जिस रात ब्रायर का किडनैप हुआ था। शावर लेते वक्त इसी आवाज को सुनकर तो रुक गई थी वो आवाज इतनी शार्प थी कि पानी की आवाज तक उसे कवर नहीं कर पा रही थी। क्लेयर के लिए नहीं थी वो आवाज, इसीलिए उसके जहन में बस चुकी थी। पहले कभी नहीं सुनी उसने, आज जब फिर उसे ये आवाज सुनाई दी, उसका गट फीलिंग कहने लगा इसका कोई तो नाता है ब्रायर के गायब हो जाने से। इसे फॉलो करके ही वो अपने बेटी तक पहुंच सकती है। ये बस एक वाइल्ड केस था, लेकिन अपने बाकी सारे इंस्टिंक्ट के तरह इस पर भी भरोसा करने का फैसला करती है क्लेयर। वो आवाज जैसे उसे मैग्नेट की तरह खींच रही थी। ग्रेजुअली क्लेयर को एहसास होता है ये एक बर्ड की आवाज है जो कहीं पास से ही आ रही है, एक सर्टेन स्पॉट से। वो जैसे जैसे उसके करीब जाने लगी वो आवाज उतनी ही लाउड होती गई। लकीली बहुत देर तक भटकना नहीं पड़ा क्लेयर को। नदी में पानी कम था, इसलिए बिना देखे भी सिर्फ आवाज को फॉलो करके कुछ टर्न्स पार कर लेती है क्लेयर। और एक मोड़ से आगे बढ़ते ही अचानक उसे एहसास होता है कि वो आवाज अपने आगे से नहीं बल्कि अभी अपने बाजू में ही कहीं सुनाई दे रही है, जहाँ एक घर है, अ बिग ओल्ड व्हाइट एंड ग्रीन हाउस। क्लेयर गिरते पड़ते किसी तरह उस घर तक पहुंच जाती है और दीवार पे कान रखते ही उसे सुनाई देती है ब्रायर की मीठी आवाज। वो श्योर हो जाती है कि उसकी बेटी इसी घर में है। ठीक है, लेकिन उसके साथ कोई और भी है। किसी की बहुत ही फेंट एक आवाज आ रही थी क्लेयर को, जो कुछ देर बाद एक डोर लॉक और कार स्टार्ट होने की आवाज में बदल जाती है। कोई निकल जाता है घर से, तो क्लेयर और देर नहीं करती। उसी वक्त बेसमेंट के रास्ते वो घर में घुस जाती है और अंदर आते ही उसे हजारों बर्ड्स की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसमें से वो विस्लिंग की आवाज भी थी। क्लेयर सिर्फ उसे ही फॉलो करती है और धीमी आवाज में ब्रायर को बुलाने लगती है। वो अपनी सराउंड्स देख नहीं पा रही थी, इसलिए उसे पता भी नहीं चल रहा था कि घर में कोई और भी है या नहीं। बट थैंकफुली एक कमरे में जाते ही ब्रायर खुद भागकर उसके पास चली आती है, तो क्लेयर भी उसे लेकर भागने लगती है। जिस रास्ते वो आई थी उसी रास्ते। लेकिन नदी के पास पहुंचते ही ब्रायर बताती है कि हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते। अब वो किसके बारे में बात कर रही थी वो तो क्लेयर को पता नहीं था, तो ब्रायर ही उसे खींच कर ले जाने लगती है एक शेड की तरफ, जिसमें एंटर करते ही हम देखते हैं वहां बेक को किसी ने बांध रखा है। बहुत ही खराब है उसकी हालत। उसके नाक और मुंह से खून बह रहा था, जिससे क्लियरली पता चल रहा था कि उस पर टॉर्चर किया गया है।
क्लेयर को इस बात की भनक लगते ही वो उसकी रस्सी खोलकर उसे खींचकर नदी की तरफ ले जाने लगती है, मगर कुछ दूर तक जाके उसे रियलाइज होता है ऐसे वो भाग नहीं पाएगी। और एक बार अगर ब्रायर के कैप्टर्स को पता चल गया कि वो मिसिंग है, उन्होंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया, तो वो सभी पकड़े जाएंगे। क्लेयर किसी को भी बचा नहीं पाएगी। इसीलिए एक बहुत ही रिस्की डिसीजन लेती है क्लेयर। ब्रायर से कहती है फिर से घर में वापस चले जाने के लिए, जिससे उसे कुछ वक्त मिल जाए और वह बैग को किसी सुरक्षित जगह पर रख कर मदद बुला सके। अब प्लान तो उसका काफी सही था, लेकिन इतना भी वक्त उसे नहीं मिलता। इतने में ही इस घर के ओनर वापस आ जाते हैं और उन्हें देख लेते हैं, और ठीक यहीं पर हमें पता चलता है ये तो रीस का घर है, मतलब इस सब के पीछे वही है। क्लेयर को ये बात रियलाइज होते ही उसे काफी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था ये सब ऊपर का काम है। रीस तो उसे काफी सेंसिबल लगी थी, जेन्युइनली कंसर्न्ड लगी थी, लेकिन वो सब असल में एक छलावा था, एक दिखावा। रीस बताती है वो ऐसा कोई स्टेप नहीं लेती अगर क्लेयर उस बेक को डेट करना स्टार्ट नहीं करती। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उनकी पोती एक ब्लैक मैन के हाथ पली बड़ी होगी, उसे डैड बुलाएगी। आखिर ये उनका खून है, उनके हुपर की बेटी है वो, तो उसका भी तो कुछ हक है ना। इसीलिए उसने ब्रायर को अपने पास लेकर आई है, और वो 100% श्योर है कि यहाँ उसकी परवरिश बेहतर होगी। रीस कुछ ऐसे अंदाज से ये बातें दोहरा रही थी ऐसे वो बहुत ही प्राउड है अपने वाइट होने पर, अपने रेपिस्ट बेटे के करतूतों पर। लेकिन क्लियर और उसकी बातों में नहीं आती। आखिरकार उसे समझ आ चुका था 7 साल पहले जब वो जस्टिस पाने के लिए हर रोज पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा रही थी, तो रीस ने उससे ये क्यों कहा था कि इस केस को बंद कर देने में ही क्लियर की भलाई है। आखिर इससे होगा ही क्या, गुनहगार को तो वो कभी ढूंढ नहीं पाएंगे, उल्टा उसकी बदनामी होगी। आज फाइनली क्लियर को रियलाइज हो रहा है कि रीस असल में अपने बदनामी से डर रही थी। हादसे के दिन उसने सब कुछ अपने आंखों से देखा था, उसी के चीख से तो हुपर भागा था, लेकिन उसने क्लेयर को कभी यह बात नहीं बताई, इनफैक्ट किसी को नहीं बताई। उसे पता था बात बढ़ेगी तो हुपर की नौकरी चली जाएगी, उसे जेल होगा, जो वो अपने बेटे के साथ होने नहीं दे सकती थी। मगर अपनी पोती पर नजर रखना भी कभी बंद नहीं किया उसने। उस रात ब्रायर के घर के बाहर ही थी वो। जैसे ही उसने ब्रायर को लौटते हुए देखा तो खुले दरवाजे से वो भी अंदर चली गई और एक बर्ड की लालच दिखाकर ब्रायर को अपने साथ नदी के पास लेकर आई और वहां से बोटिंग करके इस घर में। उसी बर्ड की आवाज से सुनाई दी थी क्लेयर को। और जब वो भाग रही थी तो जॉयसी ने उसे ही देखा था, लेकिन उसके हुडेड कोट और ब्रायर के लंबे बाल मिला के रीस के अपीयरेंस कुछ ऐसे बनी जो दूर से देखने पर एक ओल्ड मैन की तरह लग रहा था। इससे रीस को फायदा ही हुआ, किसी ने उस पर शक नहीं किया। वैसे भी शक करने का कोई कारण भी तो नहीं था। मगर जब उसे रियलाइज हुआ स्टीफी ब्रायर को स्मेल कर पा रहा है, उसे डर लगने लगा कि क्लियर समझ जाएगी। इसलिए उसने एबेल से कहा उस डॉग को रास्ते से हटाने के लिए और बैग के खिलाफ वॉकर का कान भरने के लिए। बाकी उसे क्या करना है वो तो रीस ने पहले ही सोच रखा था। उनका स्केपगोट था बैग, सारा दोष उसी पर डालना चाहती थी रीस, तो उसी हिसाब से प्लान भी किया था उसने। उसे ब्रिज के ऊपर वही चीज कर रही थी बैग को, जिससे अल्टीमेटली अपने बेटे की मदद से वो इस घर में लेकर आई और बदले में उसके गाड़ी में रख दी ब्रायर के सारी चीजें। शायद उसका प्लान यही था कि कुछ दिन बाद जब ये मामला शांत पड़ जाएगा, क्लियर भी हार मान लेगी, ढूंढना बंद कर देगी, तब वो सोचेंगे बेक के साथ क्या किया जा सकता है। सारा मामला बिल्कुल सेट था, माँ बेटे ने मिलकर सारी तैयारी कर रखी थी। लेकिन इस क्लियर के चक्कर में अब सब कुछ गड़बड़ हो गया। अब वो और क्लियर को जाने नहीं दे सकते। इतना कहते ही क्लियर पर झपट पड़ती है रीस, दोनों में हाथापाई होती है और इसी बीच वहां वूपर भी आ जाता है। ब्रायर को पकड़ रखा था उसने। इधर जब क्लियर रीस के ग्रिप से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, छटपटा रही थी, ठीक तभी फॉर्चुनेटली वॉकर और एक और ऑफिसर उस घर में आते हैं हुपर को ढूंढने के लिए। उन्हें डीएनए टेस्ट का रिजल्ट मिल चुका था जो कि पॉजिटिव था। ऐसे में जब अचानक ही उन्हें घर के पीछे से फायरिंग की आवाज आती है तो वो भाग कर वहां जा पहुंचते हैं, लेकिन तब तक क्लियर रीस की आंखें नोच कर वहां से गायब हो चुकी थी। वो हुपर के पीछे भागी थी, जो वॉकर को आते देख वहां से ब्रायर को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में शायद क्लियर अकेले कुछ भी कर नहीं पाती, लेकिन ठीक इसी समय उसकी मदद करता है ओड़ा। वो इतने देर से छुपकर सब कुछ देख रहा था, तो जैसे ही हुपर भागने जाता है वो उस पर गन तान देता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है।
इतने में वॉकर को बैग भी मिल चुका था, तो उसकी हालत और बाकी सब कुछ देखकर ऑफिसर वॉकर को और कुछ समझने में देर नहीं लगती। फाइनली वो समझ चुके थे ऑफिसर रीस और हूपर क्यों बार बार बैग को टारगेट कर रहे थे, क्यों बार बार उसके स्किन कलर को लेकर टॉन्ट्स मार रहे थे। उनके रेसिस्ट माइंड को शायद यही लगा होगा कि वो एक इजी टारगेट है। उन्हें लगा था बाकी सब भी उन्हीं की तरह सोचते हैं, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं थी। वॉकर ऐसा नहीं था। शायद इसीलिए इतना कुछ सुनने के बाद भी उसका कॉन्शियंस बेग को गुनहगार मानने से मना कर रहा था। फाइनली वही साबित हुआ। लेकिन वो क्लेयर को लेकर बहुत प्राउड थे। आखिरकार क्लेयर ने यह साबित कर दिया था कि एक माँ के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अपने औलाद के लिए वो हर मुश्किल को पार कर सकती है, भले ये रास्ता कितना ही कांटों से भरा क्यों ना हो, है ना। दी एंड। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।